हेलो, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी के पोर्शंस को। और जो हम लोग का पढ़ने और पढ़ाने का तरीका रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। मतलब कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। दोनों ही लैंग्वेज इसलिए पढ़ेंगे कि आपको आगे भी इसी तरीके से पढ़ना है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं तो हमेशा आपको इंग्लिश ही यूज करना पड़ेगा, यही प्रिफरेबल होता है, जिससे कि आपको पढ़ने और लिखने में आसानी रहे। तो आज चलिए देखते हैं कि क्लास 11th के बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें 5 यूनिट्स हैं। उन सारे यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हमें क्लास 11th के बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहला जो हमारा यूनिट है वो है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें 4 चैप्टर हैं जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है देखिए। जिसमें पहला है हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड मतलब जीवों की दुनिया, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। उसके बाद से तीसरा जो चैप्टर है इसमें प्लांट किंगडम पढ़ना है हमें। और चौथा जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। चौथा जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, एनिमल किंगडम। तो ये 4 चैप्टर हम लोग को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में फिर पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लास में कितने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस किस ग्रुप में डिवाइड किया गया, कितने किंगडम में क्लासीफाई किया गया है। फिर से प्लांट किंगडम को हम लोग इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। उसके बाद से एनिमल किंगडम्स को हम लोग को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स किस किस फाइलम में या कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो हमारा यूनिट होगा वो यूनिट कहलाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करेंगे। तो दूसरा जो हमारा यूनिट है उसमें है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन किसमें, प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब क्या, इसमें क्या पढ़ेंगे कि बॉडी कैसे प्लांट्स की बनी हुई है, उनका एनाटॉमी कैसी है, और एनिमल्स की भी बॉडी कैसे बनी है और उनकी एनाटॉमी कैसी है, उसके टिश्यू कौन कौन से हैं, कहाँ पे कौन किस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखिए पहला जो चैप्टर है इसमें इसमें पढ़ना है हमको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, वे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते। तो केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही क्या होते हैं, आपके फ्लावर्स होते हैं। तो हम लोग को एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से एनाटॉमी ऑफ पढ़ना है हमको, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट्स मतलब कि उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, टिश्यू किस टाइप के टिश्यू है, मेस्टमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, इस सारे और उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से टिश्यू से उनकी बॉडी बनी हुई है।
तो ये सारी चीज़ें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे, और केवल फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पढ़ेंगे। जो थर्ड चैप्टर है इसमें वो है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल के एनाटॉमी के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू जो है वो क्या है, कहाँ पे किस कौन से बॉडी पार्ट में, जैसे ओसोफेगस के बारे में बात करेंगे, स्टमक के बारे में बात करेंगे, और मसल्स जितने भी टिश्यू हैं उनके बारे में, टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो बॉडी जो है एनिमल्स की कैसे बनी है, कितने टाइप के टिश्यू से मिलकर के बनी है, बॉडी में किस पार्ट में किस टाइप का टिश्यू है, इसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट जो है हमारा वो स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करता है। किसके? तो सेल के। सेल पढ़ेंगे हम लोग थर्ड यूनिट में। थर्ड जो हमारा यूनिट होगा वो होगा सेल। तो सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसमें हम लोग को जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसमें भी आपका 3 चैप्टर है। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में पढ़ना है। सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंशिएशंस पढ़ने हैं इसमें। और सेल के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो भी लिविंग सेल्स में पाए जाने वाले केमिकल्स होते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में कि प्रोटीन कैसे बना होता है। तो जैसे कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स का क्या है, पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट के लिए बात करेंगे तो वो किसका पॉलीमर है, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं। थर्ड जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक सेल से नया सेल्स कैसे बनता है। ठीक है, एक सेल से नया सेल्स कैसे बनता है, उनके प्रोसेस को बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन किस किस फेज से गुजरता है। और एक सेल साइकिल, एक सेल से दूसरी साइकिल बनने में क्या क्या फेजेज होते हैं, और कैसे एक सेल दूसरे सेल्स, एक सेल दो सेल को बनाता है। तो इसमें 2 टाइप के पढ़ेंगे हम लोग। अगर सेल साइकिल की बात करेंगे तो आई फेज, इंटरफेज, और हम लोग माइटोटिक फेज के बारे में बात करेंगे जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। अब माइटोटिक फेज के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में बात करेंगे। सेल डिवीजन की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे 2 टाइप के, माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोसिस। ठीक है, मियोटिक और मियोसिस एंड माइटोटिक 2 टाइप के सेल डिवीजन। अगर बॉडी जो हमारे ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, हायर एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, तो जो एक नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन होता है। एक सेल से 2 सेल बनता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है आपका सेम रहता है। और मियोसिस जो होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है। तो हम लोग प्लांट्स और एनिमल दोनों में माइटोटिक और मियोसिस के बारे में पढ़ना है हम लोग को सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ आपका जो यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। जो फोर्थ यूनिट है हम लोगों का वो है प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कैसे फूड का फॉर्मेशन होता है, उनमें कैसे आपका फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन उनमें कैसे होता है, उनमें ग्रोथ कैसे होता है, हार्मोनल चेंजेस उनमें कैसे होते हैं, फोटो पीरियड उनमें क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है कि उनमें जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। तो इनमें देख लेते हैं इसमें
भी कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो इसमें पहला जो चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब है ना कि प्लांट ट्रक लगा करके रखा है कि जो भी है आलू बैगन टमाटर ये सब ले करके ट्रांसपोर्ट करेगा, नहीं। इसमें ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ना है कि मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे होता है, या सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो रूट से लीफ से रूट तक कैसे आपका ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है, फूड का फॉर्मेशन जो होता है वो लीफ में होता है, तो रूट तक कैसे पहुंचता है फूड, उसको भी तो चाहिए ना एनर्जी सर्वाइव करने के लिए। हर किसी को भी सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए भी हमें मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, वाटर एंड मिनरल्स के। तो वो हमें रूट देता है किसको, लीफ तक। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, रूट से सॉइल से क्या करता है, रूट लेता है वाटर एंड मिनरल्स को, वो लीफ तक कैसे पहुंचाता है। फिर लीफ से फूड, लीफ में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्या करता है, रूट तक कैसे पहुंचाता है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। दूसरा जो चैप्टर है इसमें मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन कौन से मिनरल्स चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसमें फ्लावरिंग के लिए, उसमें रिप्रोडक्शंस के लिए कौन कौन से मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स का मतलब पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लांट्स की ग्रोथ का। और बहुत सारे हम लोग को आप देखते हैं यूरिया डाला जाता है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये सब क्या है, मिनरल्स प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनमें रिप्रोडक्शंस के लिए सारे मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो उनमें मिनरल न्यूट्रिशंस कौन कौन सा है, वो कहाँ से मिलते हैं, उनका स्पेसिफिक फीचर क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में। थर्ड जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का मतलब हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में जान जाएंगे तो लगभग हम सभी के बारे में जान जाएंगे। बाकी जो बचा रहेगा वो हम लोग सेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके पहले कुछ चैप्टर्स जो हम लोग का प्लांट क्लासिफिकेशंस है उनमें भी हम लोग देख लेते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो है वो देख लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट के प्रेजेंस में प्लांट फूड कैसे क्या करता है, आपको फॉर्मेशन करता है लाइट के प्रेजेंस में। सिंथेसिस मतलब क्या है, बनाना। और फोटो मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद से अब खाना बना रहा है तो उसका डाइजेशन करना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें ब्रेक डाउन कैसे होगा। फूड तो बन गया, जब तक फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो। फूड जो हम लोग खाते हैं उसका ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जैसे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग खाना तो खाते हैं तो उससे एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलती, उसका डाइजेशन करना पड़ता है, एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो उससे ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है वो हम लोग ATP के फॉर्म में यूज करते हैं, स्टोर करते हैं, तो डायरेक्टली नहीं मिलता। तो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे फूड का ऑक्सीडेशन कैसा, ब्रेक डाउन कैसे होता है, और उससे प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ, अब देखिए यहाँ पे हमको वाटर मिनरल्स मिल गया, मिनरल न्यूट्रिशन जो चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो भी मिल गया, हमें फूड चाहिए वो भी मिल गया, फूड के ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिल गई। अब हमें क्या होगा, प्लांट का अब हम क्या करते हैं, एनर्जी मिलता रहे, खाना मिलता रहे, तो हमें क्या करते हैं, हम लोग को ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। सेम कंडीशन प्लांट्स में भी होगा, एनर्जी मिलेगी, फूड मिलेगा, तो प्लांट्स का क्या होगा, ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशंस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा क्लास 11th का फाइनल यूनिट है वो है यूनिट 5, जो क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। यूनिट 5 जो है हमारा वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन की पूरी बॉडी में कैसे हर बॉडी की फंक्शंस होती है, उसमें एनर्जी कैसे मिलती है, फूड जो खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है इसमें ह्यूमन में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और हमें पढ़ना है क्या, लोकोमोशंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। पहला जो चैप्टर है इसमें वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेकेंड जो हमारा चैप्टर है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी 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 फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इसमें फोर्थ चैप्टर जो है हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। फिफ्थ जो हमारा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। सिक्स्थ जो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड जो हमारा सेवेंथ चैप्टर है वो पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो देखिए हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करना है। तो डाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी हम लोग फूड खाते हैं उससे डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। उस फूड को हम लोग एब्जॉर्ब कराते हैं अपने जीआईटी सिस्टम में, और उसका फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, तो माउथ से खाया, उसको छोटा पार्टिकल्स में क्या किए, ब्रेक डाउन किए, वो उसके बाद वो एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। कुछ पोर्शन तो कार्बोहाइड्रेट का हमारा क्या हुआ, माउथ में डाइजेस्ट हुआ लगभग 30% तक। उसके बाद से वो स्टमक में जाता है, वहाँ पे क्या करता है, उसको और केमिकल्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है, काइम बनाया जाता है। तो वहाँ से वो जाएगा कहाँ पे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3%, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के बारे में बात करेंगे हम लोग। वैसे स्टमक के पार्ट के बारे में बात करेंगे। वहाँ से क्या हुआ, तो डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है। जब क्या हो, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वहाँ से क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइन से। अब क्या है कि एनर्जी कैसे मिलेगी, ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ग्लूकोज को भी क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो हमें रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करेंगे, और ईटीएस के बारे में बात करेंगे, जिससे एनर्जी हमें मिलेगी। दूसरा जो चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
तो ब्रीथिंग का मतलब क्या है? सांस लेना, सिंपल सी बात है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसमें बहुत सारे टाइडल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में हमें पढ़ना है। फिर पढ़ना है हमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, ब्लड के मिलने बारे में बात करना है। ब्लड के कौन कौन से पार्ट हैं, WBC, RBC, ठीक है, प्लाज्मा, ये एक्सेट्रा के बारे में हमें बात करेंगे। और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे कि हार्ट से ही ब्लड पंप होता है, बॉडी में कैसे जाता है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ना है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, तो जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वे प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो बॉडी उनको क्या करता है? बॉडी से रिलीज कराता है। अब हो सकता है वो किस फॉर्म में अलग अलग आर्गन से रिलीज करा है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जिस नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हो गया, तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को किडनी के थ्रू क्या किया दिया जाएगा? एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और फूड भी डेफिकेशंस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हम लोग लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे, मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह बॉडी कैसे मूव करती है। तो इसमें हम लोग मसल्स के बारे में बात करेंगे, टेंडन्स के बारे में बात करेंगे, बोन्स के बारे में बात करेंगे। फिर से हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शंस हैं वो सब की सब फंक्शंस किससे कंट्रोल होती है? नर्वस सिस्टम से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है हमारे चलने को, बात करने को, देखने को, सुनने को, हर एक फंक्शंस को हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरल क्या होता है? कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरल कंट्रोल बोलते हैं। और कैसे कोऑर्डिनेट, मतलब कि हम देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो ये कैसे कोऑर्डिनेटेड है? ये तीनों चीज़ें एक साथ कोऑर्डिनेटेड है, तो कौन कंट्रोल कर रहा है इस सारी चीज़ को? तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो जो नर्वस सिस्टम है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो कैसे हमारी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है? तो कुछ केमिकल्स, ठीक है, न्यूरो आपका क्या है? इनहिबिटरी होता है, कुछ न्यूरो एक्साइटेटरी केमिकल्स होते हैं, उसको रिलीज करता है और उससे हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो देखिए आपको क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एक एक चैप्टर्स को, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आपको क्लास 11th के बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट जो है 5 यूनिट है हमारे पास। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करना है। तो इसमें देखेंगे कि पहला चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग क्या है तो इसके बारे में, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे और फिर एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे। फिर जो दूसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मॉर्फोलॉजी, मतलब कि जो हमारा स्ट्रक्चरल फीचर है जो प्लांट में दिखता है उसके बारे में बात करेंगे, जो नहीं दिखता जिससे बॉडी बनी हुई है उसकी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे क्या? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मतलब कि यहाँ पे भी हम लोग टिश्यू और टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशंस को एनिमल्स की बॉडी में जो होता है कैसे ऑर्गेनाइज है उसको देख, ठीक है। उसके बाद से जो थर्ड यूनिट है सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बात करना है। आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आए होंगे सेल्स के बारे में। तो इसमें हम लोग टाइप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस कहाँ से नीट में या आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड में क्या क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे उनको देखना है। फिर बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया हमने कि लिविंग सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी केमिकल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके मोनोमर्स के बारे में, उनके कैसे पॉलीमराइज करके बने हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर से हमें पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सेल दूसरे सेल जब बनता है तो उसमें कौन कौन सा फेज होता है और एक सेल से 2 सेल कैसे बनता है। तो ये चीज़ें हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ते हैं। फिर हमें पढ़ना है क्या? प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब कि प्लांट की पूरी फंक्शनिंग, उसके लाइफ के सर्वाइवल के लिए
जो जो उसके बॉडी में फंक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। और एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन के सर्वाइवलिटी के लिए जो जो उसके बॉडी में फंक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए क्या, केमिकल्स कुछ चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। तो उनमें हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फिर मिनरल न्यूट्रिशन, कौन कौन सा मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए प्लांट के लिए, सब प्लांट के सर्वाइवल के लिए, उसके साथ साथ उसके रिप्रोडक्शन के लिए। सर्वाइवल केवल ज़रूरी नहीं है, सर्वाइवल के साथ साथ हमें उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, चाहे कोई भी एनिमल्स हो या प्लांट हो, उनके रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर रिप्रोडक्शंस नहीं है, केवल सर्वाइवल है, तो उनका जो जनरेशन है उन्हीं तक सीमित हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में बात करेंगे कि फूड का फॉर्मेशन कैसे होता है हायर प्लांट्स में। और फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब कि फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब सब कुछ हमें मिल रहा है तो प्लांट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और उनमें डेवलपमेंट होगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन होगा, ब्रांचेज आएंगे, फ्लावरिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं, बात की हमने, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो भी फंक्शंस होते हैं उनके सर्वाइवलिटी के लिए वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और उनके रिप्रोडक्शंस के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लास 12th का जो पोर्सन है उसमें पढ़ना है हमें। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हम लोग सांस कैसे लेते हैं और हमें कैसे वॉल्यूम ऑफ गैसेज एंड कैपेसिटीज ऑफ गैसेज के बारे में, और एक्सचेंज कैसे करते हैं कि क्या इंट्राथोरेसिक प्रेशर, एक्स्ट्राथोरेसिक प्रेशर, प्रेशर कब आपका प्रेशर कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, तो गैसेस कैसे एक्सचेंज होंगे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो बॉडी फ्लूइड में मेनली हम लोग को ब्लड में पढ़ना है, ब्लड को पढ़ना है, ब्लड के पार्ट्स को पढ़ना है, कितना वॉल्यूम है उसका और कैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो इसको हमें पढ़ना है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में उनको कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे, बाहर अपने शरीर से बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं और उनको हमारे बॉडी से रिलीज कराना, एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये हमें हार्म ही कॉज करेंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे। फिर हमें पढ़ना है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसे होता है, किसके थ्रू होता है। तो लोकोमोशन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, और मूवमेंट का मतलब यह है कि हाथ पैर आप एक जगह पे रहो, हाथ पैर हिलाओ, तो वो मूवमेंट कहलाएगा। जैसे प्लांट्स में क्या होता है, लोकोमोशन तो नहीं होता है, उनमें मूवमेंट होता है, उनकी ब्रांचेस इधर से उधर हिलती डुलती रहती हैं, तो उनमें मूवमेंट होता है। तो हम अब किससे होता है, किसकी वजह से होता है, तो हमें बोन्स पढ़ने हैं, मसल्स पढ़ने हैं, टेंडन्स पढ़ने हैं। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमें बोन्स, मसल्स एंड टेंडन्स के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं, बोन्स कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें क्या पढ़ना है, पढ़ना है कि हमारी बॉडी के जितने भी ह्यूमंस की बॉडी की जितने भी फंक्शनिंग होती है वो कैसे कंट्रोल होती है और कैसे बहुत सारे फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब कि एक दूसरे से मिल करके कैसे काम करते हैं। जैसे अभी हम बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ब्रेन को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, हमारे बोलने को, देखने को, पढ़ाने को, ताकि अगर कोऑर्डिनेशन अगर क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो हमारी आवाज़ डिफ्लेक्ट हो सकती है, हमारी आंखें दूसरी साइड देख सकती है। अगर इन सभी फंक्शंस को अगर हम कुछ बोल रहे हैं, न्यूरल बोल रहे हैं, तो कुछ और ही बोला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो है हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्रेन के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं हम लोग। और फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, या ये जो न्यूरल कंट्रोल होता है वो कुछ केमिकल्स के थ्रू होता है, तो वो केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, वो केमिकल कैसे कंट्रोल करता है और इंटीग्रेट करता है, ये सारी चीज़ें हमें क्लास 11th के पोर्शन में पढ़ना है। थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, शुरुआत करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से ही, लिविंग वर्ल्ड के, ठीक है। इसमें द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।